स्टूडेंट्स, अब हम सेंगेज मेथड के प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं, बट ये मेथड सेम है एज नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है, इसलिए इस टॉपिक को समझने से पहले आपका जो कंसेप्ट है वो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में क्लियर होना चाहिए। बिफोर द डीएनए सीक्वेंसिंग इट हैज़ टू बी डीनेचर्ड इनटू सिंगल स्ट्रैंड बाय यूजिंग हीट एंड ओनली वन स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर दिस प्रोसेस। क्योंकि हमने इससे पहले भी बात कर ली कि हम दोनों स्ट्रैंड्स की नहीं सीक्वेंस मालूम करते हैं, हम डीएनए के जस्ट ओनली वन स्ट्रैंड की सीक्वेंस ही मालूम करते हैं। Now the template strand is stacked with the known sequence at third end so that a complementary primer can bind on a known sequence। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डीएनए के थर्ड एंड वाले जगह पर कुछ अपनी मर्ज़ी के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देते हैं, कुछ नॉन सीक्वेंसेस के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वह हम ऐड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं टैगिंग ऑफ डीएनए। ये हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि इस जगह के अकॉर्डिंग हमने प्राइमर तैयार करना होता है, तो प्राइमर अपनी जगह पर आकर जुड़ जाए इसके लिए हम इसके थर्ड एंड के साथ कुछ नॉन सीक्वेंसेस को ऐड कर देते हैं। इसकी आपको समझ आ जाएगी कि हमने क्यों ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वो अटैच किए हुए होते हैं। यहाँ पे टैग्ड टारगेट डीएनए प्राइमर्स फ्री नॉर्मल DNTPs and tag DNA polymerase dissolve in appropriate concentration and are equally added into 4 tubes। अब हमने 4 ट्यूब्स ले लेने हैं, उनको हमने लेबल कर देना है। एक को हम ट्यूब A बोलेंगे, दूसरे को हम ट्यूब C लेबल कर देंगे, तीसरे को हम ट्यूब D लेबल कर देंगे और चौथे को हम ट्यूब G लेबल कर देंगे। अब हमने इन ट्यूब्स के अंदर डालना क्या होगा, इन ट्यूब्स के अंदर इक्वली टेम्पलेट डीएनए डाल देंगे, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल देंगे, प्राइमर्स डाल देंगे और चारों डिफरेंट तरह के DNTPs डाल देंगे। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये हर ट्यूब के अंदर सिमिलर जाएंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, बट ईच ट्यूब कंटेनिंग डिफरेंट DDNTP। लेकिन इन चारों ट्यूब के अंदर एक चीज़ डिफरेंट जाएगी और वो होगा DDNTP। तो ये जो ट्यूब A हमने लेबल की हुई थी तो इसकी में हमने तो ये रिक्वायरमेंट डाल दी होंगी, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ओनली वन टाइप ऑफ DDNTP और हम इसमें डालेंगे DDATP। इसके अलावा इसमें कोई दूसरा DDNTP नहीं जाएगा। इसी तरीके से ट्यूब C में हम ये वाली सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स डाल देंगे, बट इसमें हम एक ही तरह का DDNTP डालेंगे और इसमें जाएगा DDCTP ओनली, इसमें कोई दूसरा DDNTP नहीं जाएगा। इसी तरीके से ट्यूब T के साथ भी हम यही किस्सा करेंगे, ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट सेम जाएंगी, बट इनमें एक ही DDNTP जाएगा और वो जाएगा DDTTP। और ट्यूब G में हम ओनली वन टाइप ऑफ DDNTP डालेंगे और वो जाएगा DDGTP। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने चारों के चारों ट्यूब्स में डाला क्या। चारों के चारों ट्यूब्स में डाला हमने टेम्पलेट डीएनए, टैग डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर्स डाले, चारों डिफरेंट तरह के जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स थे तो वो हमने डाल दिए, बट चारों ट्यूब्स में डिफरेंट क्या गया, चारों ट्यूब्स में एक ही तरह का DDNTP गया। और ये जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये जो हमने मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे यूज़ किया हुआ होता है, इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। इसको हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऐड कर देते हैं और इसको हम कम कंसंट्रेशन में ऐड करते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत ज़्यादा जगहों पर पड़ रही होती है, इसलिए हम उसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लेते हैं, और इसकी ज़रूरत कम जगहों पर पड़ती है इसलिए हम इसको कम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बुक के अंदर बाकायदा कंसंट्रेशन लिखी हुई है कि each at about 100 the concentration of the normal nucleotide। मतलब कि अगर आप इसको 100 यूज़ कर रहे हो तो इसको आपने 1 न्यूक्लियोटाइड यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हम चारों के चारों ट्यूब्स में डाल देंगे, ये डिफरेंट तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं। नाउ ऑल दीज टेस्ट ट्यूब्स आर प्लेस्ड इन द PCR मशीन सो दैट द सीक्वेंसिंग रिएक्शन कैन स्टार्ट। ये चारों ट्यूब्स PCR में रख देंगे, हम PCR ऑन कर देंगे। वो जो 3 स्टेप्स हमने PCR के पढ़े थे, मतलब कि डीनेचरेशन, प्राइमर एनीलिंग और एक्सटेंशन, वो सारे के सारे स्टेप्स अब हम इन्हीं ट्यूब्स के अंदर जो मटीरियल पड़ा हुआ होगा उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इनको PCR मशीन के अंदर रखा हुआ होगा। स्टूडेंट्स, अब ये है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और इसके एक स्ट्रैंड की हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मालूम करते हैं, तो हम इसको डीनेचर कर देते हैं और इसको हम सिंगल स्ट्रैंड की सूरत में ले आते हैं। और इसके जब ये सिंगल स्ट्रैंड की सूरत में आ जाता है तो इसके थर्ड एंड के साथ हम अपनी मर्ज़ी के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देते हैं और इस तरीके से ये टैग हो जाता है अपने थर्ड एंड से विथ नोन सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के न्यूक्लियोटाइड्स इसलिए ऐड कर रहे होते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने प्राइमर को डिज़ाइन करना होता है।
तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने जो पीसीआर के अंदर ट्यूब्स रखे हुए होते हैं तो उनके अंदर क्या काम हो रहा होता है। उनके अंदर एक्चुअली डिफरेंट साइजेस के जो फ्रेगमेंट्स हैं हमारी टेम्पलेट डीएनए के अकॉर्डिंग तो वो बन रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम ट्यूब ए को डिस्कस कर लेते हैं। ट्यूब ए में हमने डाला था अपना टेम्पलेट डीएनए जो कि टैग था अपने थर्ड एंड से। इसमें हमने टैग डीएनए पॉलीमरेज डाला था, इसमें हमने प्राइमर्स डाले थे, इसमें हमने ज़्यादा क्वांटिटी में चारों डिफरेंट तरह के डीएनटीपीज डाले थे। बट इसमें हमने ओनली वन टाइप का डीडीएनटीपी डाला था और वो था डीडीएटीपी। तो इस ट्यूब के अंदर जो हमने टेम्पलेट डीएनए डाला था तो सबसे पहले इसमें इसके जो नोन सीक्वेंसेस थे जो हमने खुद ऐड किए थे उसके अकॉर्डिंग प्राइमर आकर लिंक हो जाता है। फिर पॉलीमरेज जो एंजाइम है तो वो आकर लिंक हो जाता है और रेडी हो जाता है एक्सटेंशन के लिए। लेकिन अगर हम इस वाले स्ट्रैंड को देखें, अब हम ये अननोन सीक्वेंस का है, अब हमने इसकी सीक्वेंस को मालूम करनी है। लेकिन इस वाले जो स्ट्रैंड है इसमें 3 जगहों पर टी आ रहा है, एक यहाँ पर टी आ रहा है। इस वाले की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि ये हमने खुद ऐड किए हुए होते हैं, इसका सीक्वेंस हमें मालूम होता है। एक यहाँ पे टी आ रहा है, एक यहाँ पर टी आ रहा है और एक यहाँ पर टी आ रहा है। तो जब पॉलीमरेज बैठा एक्सटेंशन के लिए तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स उठा रहा था, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि हमने इसको प्रोवाइड किए थे कि इनको आप इसमें लिंक करवाओ और हमारे टेम्पलेट डीएनए के अकॉर्डिंग हमारे लिए स्ट्रैंड बना दो। तो जब ये पॉलीमरेज आकर लिंक हुआ तो जब ये इस थायमीन के अकॉर्डिंग एडेनिन अटैच कर रहा था तो उस एडेनिन न्यूक्लियोटाइड की जगह इसने एक मॉडिफाइड डीडीएनटीपी उठा लिया। तो इसलिए जब वो मॉडिफाइड डीडीएनटीपी आकर यहाँ पर लिंक हो जाता है तो जिस तरीके से हमने पहले बात की कि उसके थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं हुआ होता है, इसलिए वो किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं आएगा और ये जो चेन है ये यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। हमारा जो डीएनए है वो इस तरीके से बन जाएगा कि इसमें यहाँ पे ओनली 1 2 3 4 ये तो प्राइमर की वजह से लिंक हो जाएंगे और जस्ट ओनली इस टी के अकॉर्डिंग डीडीएटीपी आकर लिंक हो जाएगा और जो चेन है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह का स्टेंट बनने की पॉसिबिलिटी है। अब दूसरे तरह के स्टेंट बनने की पॉसिबिलिटी को देखते हैं। प्राइमर आकर लिंक हुआ अपने रिस्पेक्टिव जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस थे उसके अकॉर्डिंग, फिर पॉलीमरेज आकर बैठा, फिर पॉलीमरेज ने एक्सटेंशन स्टार्ट कर दी। लेकिन हुआ ये कि जब वो इस वाली टी के अकॉर्डिंग ए अटैच कर रहा था तो उसके हाथ नॉर्मल डीएनटीपी लग गया, तो ये वाला ए नॉर्मल अटैच हो गया बाय चांस। इसी तरीके से ये टी ऐड हुआ, ये तो हमने इसको नॉर्मल ही प्रोवाइड किया था, ये जी ऐड हुआ, ये भी हमने इसको नॉर्मल प्रोवाइड किया था, टी है, सी है। और जब इस वाली टी के अकॉर्डिंग वो न्यूक्लियोटाइड्स को उठा रहा था तो अगेन उसके हाथ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड लग गया और जब ये डीडीएटीपी आकर यहाँ पर लिंक हो गया तो ये चेन दूसरी दफ़ा टर्मिनेट हो गई। तो अब ये ऐसा डीएनए का फ्रेगमेंट बन गया जिसमें ओनली इस एडेनिन तक ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ये हमारा प्राइमर लिंक हुआ, ये टैग डीएनए पॉलीमरेज अपनी जगह पर अटैच हुआ, इसने एक्सटेंशन स्टार्ट कर दी। जब ये एक्सटेंशन कर रहा था तो इस वाले टी के अकॉर्डिंग जब ये एडेनिन अटैच कर रहा था तो बाय चांस वो एडेनिन नॉर्मल अटैच हो गया। देखो वो चीज़ें उठा रहा है तो उठाते हुए उसके हाथ नॉर्मल भी लग सकता है और एबनॉर्मल भी लग सकता है। तो यहाँ पे बाय चांस उसने नॉर्मल अटैच कर दिया, टी अटैच हुआ, जी अटैच हुआ, सी ये तो सारे नॉर्मल थे इसके पास। अब ये वाला जो ए है ये भी बाय चांस इसके पास नॉर्मल आ गया, जी अटैच हुआ, टी अटैच हुआ, सी अटैच हुआ, सी। और फिर इस वाली टी के अकॉर्डिंग जब वो एडेनिन उठा रहा था तो वो इसके हाथ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड लग गया जिसको हम डीडीएटीपी कह रहे थे, तो वो आकर लिंक हो गए। तो अब यहाँ पे आप फ्रेगमेंट्स देख सकते हैं कि ये डिफरेंट साइजेस के बन जाते हैं। इसमें 5 न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसी तरीके से इसमें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 न्यूक्लियोटाइड्स हैं।
तो ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस की डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो मैंने रेड से शो किया हुआ है, ये मैंने प्राइमर शो किया हुआ है, और ये प्राइमर हमारी नोन सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग लिंक होता है। यहाँ पे ये ए अटैच होकर चेन क्यों टर्मिनेट हो गई, क्योंकि ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नहीं था, बल्कि ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड था, और मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड के पास एबिलिटी ही नहीं है किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक होने के लिए। और इसी तरीके से ये यहाँ पर आकर जो है तो स्टॉप हो गया, और इसी तरीके से ये यहाँ पर आकर जो है वो स्टॉप हो गए, क्योंकि इस वाले जो स्ट्रेंथ है इसमें हमारे पास 3 जगहों पर टी आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम 3 जगहों पर ए अटैच कर सकते हैं। तो या फर्स्ट जगह पे ए गलत अटैच हो जाता है, या सेकंड जगह पे गलत अटैच हो जाता है, या थर्ड जगह पे गलत अटैच हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम ट्यूब सी की बात करते हैं। ट्यूब सी में हमने क्या क्या डाला था? इसमें हमने अपना टेम्पलेट डीएनए डाला था जो कि टैग था, इसके अलावा हमने टैग डीएनए पॉलीमरेज डाला था, इसमें हमने प्राइमर्स डाले थे, इसमें हमने 4 डिफरेंट तरह के डीएनटीपीज डाले थे। बट इस वाली ट्यूब में हमने ओनली 1 टाइप का DDNTP डाला था, और वो था DDCTP। तो अब इसके पास एबनॉर्मल सी मौजूद है, एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड विद सी नाइट्रोजन बेस मौजूद है। तो कहीं कहीं पर जब ये जी के अकॉर्डिंग सी ऐड कर रहा होगा तो वो एबनॉर्मल अटैच हो जाएगा। तो जहाँ पे एबनॉर्मल अटैच हो जाएगा तो बात टर्मिनेट हो जाएगी। अब अगेन हम बात करते हैं, ये हमारे पास है टेम्पलेट डीएनए। यहाँ पर जो 4 सीक्वेंसेस थे तो वो हमने खुद अटैच किए थे, वो हमें हमारे नॉन सीक्वेंसेस थे, उसके अकॉर्डिंग प्राइमर कंप्लीमेंट्री आकर अटैच हो जाता है, फिर पॉलीमरेज एंजाइम आकर बैठ जाता है और एक्सटेंशन स्टार्ट करता है। तो इसके पास एबनॉर्मल सी है, बाकी इसके पास जितनी तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वो नॉर्मल है। ये हमारे पास स्ट्रेंथ है, टेम्पलेट स्ट्रेंथ, ये वाले नॉन सीक्वेंसेस है, इसके अकॉर्डिंग ये प्राइमर आकर लिंक हुआ। प्राइमर ये है जो रेड से मैंने लिखा हुआ है। इस टी के अकॉर्डिंग उसने नॉर्मल ए अटैच किया, इस वाले ए के अकॉर्डिंग उसने नॉर्मल टी अटैच किया, सी के अकॉर्डिंग जी अटैच किया नॉर्मल, ए के अकॉर्डिंग उसने टी अटैच किया। बट ये जो जी है इसकी कम्प्लीमेंट्री जब वो सी अटैच कर रहा था तो ये सी इस पॉलीमरेज के हाथ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नहीं बल्कि मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड लग गया। तो जब मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर लग जाता है, मतलब DDCTP जब लग जाता है, तो इट मीन के फिर वो मज़ीद किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक होने की एबिलिटी नहीं रखता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से सी अटैच हो जाएगा और ये जो चेन है तो ये टर्मिनेट हो जाएगी, फिर मज़ीद आगे नहीं प्रोसीड हो सकेगी। इसी तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि हमारे पास टेम्पलेट डीएनए के अकॉर्डिंग प्राइमर अटैच होता है और टैग डीएनए पॉलीमरेज आकर अपनी जगह पर बैठता है। इस टी के अकॉर्डिंग अपना न्यूक्लियोटाइड लगता है, ए के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, इस ए के अकॉर्डिंग, इस जी के अकॉर्डिंग जो सी ये उठाता है ये वाला, तो ये बाय चांस वो नॉर्मल उठा लेता है। तो अगर नॉर्मल उठाओगे तो फिर तो चेन नहीं टर्मिनेट होगी। ए इसने अटैच किया नॉर्मल, जी इसने अटैच किया, सी इसने अटैच किया, बट यहाँ पे जी के अकॉर्डिंग जब वो सी उठा रहा था तो बाय चांस इस पॉलीमरेज के हाथ ये एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड लगे जिसको हम मॉडिफाइड DDNTP कह रहे हैं। तो ये DDCTP इसके हाथ लग गए, तो ये जो चेन है तो ये टर्मिनेट हो जाती है यहाँ पर। इसी तरीके से तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि प्राइमर अटैच हुआ, ए नॉर्मल अटैच हुआ क्योंकि इसके पास नॉर्मल था, टी भी नॉर्मल अटैच हुआ, जी भी नॉर्मल अटैच हुआ, टी सी ए जी टी सी, ये वाले जो सी है ये इसके साथ बाय चांस नॉर्मल आ रहे हैं उसके हाथ। लेकिन इस वाली जी के अकॉर्डिंग जब वो सी ऐड कर रहा था तो वो सी इसके हाथ एबनॉर्मल लगा, मतलब कि इसके हाथ फिर वो मॉडिफाइड लग गए जिसकी वजह से चेन टर्मिनेट हो गई। तो ये इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूक्लियोटाइड्स के। इसी तरीके से ये दूसरे तरह के दूसरे साइजेस के बन जाएंगे। इसी तरीके से ये डिफरेंट साइजेस के बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसा न्यूक्लियोटाइड आ रहा है जो कि किसी और के साथ लिंक होने की एबिलिटी नहीं रखता है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट साइजेस बनते हैं। इसी तरीके से ट्यूब टी को भी आप देख सकते हो, इसमें हमने जस्ट DDTTP डाला हुआ है। जहाँ जहाँ पर ए आएगा तो वहाँ पर ये चेन को टर्मिनेट कर सकता है। इस वाले की हम बात नहीं करते क्योंकि ये नॉन सीक्वेंसेस थे। एक यहाँ पे ए आ रहा है तो सम टाइम यहाँ पे जब वो टी ऐड करता है तो वो एबनॉर्मल टी ऐड कर देता है। दूसरी दफ़ा यहाँ पे टी आ रहा है, तीसरी दफ़ा यहाँ पर टी आ रहा है।
तो दूसरी दफ़ा वो यहाँ पे गलती से एबनॉर्मल अटैच कर सकता है, तीसरी दफ़ा यहाँ पर गलती से अटैच कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वो ऐड हो सकते हैं और चेन आखिर में टर्मिनेट हो सकती है। ट्यूब जी में ये काम हुआ होगा कि हमारे पास जहाँ जहाँ पर सी आ रहा है तो वहाँ पर नॉर्मल या एबनॉर्मल के अटैच होने का चांस है। एक सी यहाँ पर आ रहा है, एक सी यहाँ पर आ रहा है, एक सी यहाँ पर आ रहा है। तो इस सी के अकॉर्डिंग जब वो कम्प्लीमेंट्री ऐड कर रहा था तो वो उसने गलती से एबनॉर्मल उठाया और चेन को टर्मिनेट कर दिया। इसके अकॉर्डिंग जब वो ऐड कर रहा था तो गलती से उसने एबनॉर्मल अटैच किया और चेन को टर्मिनेट कर दिया। इसके अकॉर्डिंग जब वो अटैच कर रहा था तो गलती से उसने एबनॉर्मल अटैच कर दिया। तो हमारे पास डिफरेंट साइजेस के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, डीएनए की सीक्वेंसिंग में जो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व थे उसमें से हमने 2 स्टेप्स को डिस्कस कर लिया। हमने ये कहा कि हम डिफरेंट साइजेस के डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाते हैं और इन सारे फ्रेगमेंट्स का जो स्टार्टिंग सीक्वेंस होता है वो सेम होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इन सब फ्रेगमेंट्स का स्टार्टिंग सीक्वेंस सेम है, जबकि इनका एंड सीक्वेंस एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इन सब का ए है, इन सब का सी है, इन सब का टी है और इन सब का जी है। तो ये हमने 2 स्टेप्स डिस्कस कर लिए। अब हम 3rd स्टेप को डिस्कस करते हैं कि हम इन डिफरेंट डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। तो इसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इसके लिए हम जेल तैयार करते हैं, उसमें हम 4 वेल्व्स बना देते हैं। तो वेल्व नंबर 1 में हम ट्यूब ए के सैंपल डाल देते हैं, वेल नंबर 2 में हम ट्यूब सी के सैंपल डाल देते हैं, वेल नंबर 3 में हम ट्यूब टी के सैंपल्स डाल देते हैं, वेल नंबर 4 में हम ट्यूब जी के सैंपल्स डाल देते हैं। तो ट्यूब ए में जो हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने तो उनमें एक तरह का जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे उनमें न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर था 5। दूसरे टाइप के जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने तो उनमें न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर था 10। तीसरी तरह के जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने तो उनमें न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर था 15। तो जब हमने इस ट्यूब ए के डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जेल पर से रन किया तो 5 न्यूक्लियोटाइड्स वाला वो दूर चला गया इस वेल्व से, जबकि 15 वाला इस वेल्व के करीब रहा क्योंकि वो हैवी न्यूक्लियोटाइड्स के साथ इसलिए ज़्यादा दौड़ नहीं लगा पाया, और जो 10 वाला था तो वो इन दोनों के मिड में रहा। इस तरीके से ट्यूब ए के सैंपल्स की सेपरेशन हो गई थी। अब ट्यूब सी को डिस्कस कर लेते हैं। ट्यूब सी में एक टाइप के जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने तो उनमें 9 न्यूक्लियोटाइड्स थे। दूसरी टाइप के डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो बने उसमें 13 न्यूक्लियोटाइड्स थे। तीसरी टाइप के जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने उनमें 14 न्यूक्लियोटाइड्स थे। तो ये हमारे पास 9 न्यूक्लियोटाइड्स वाला जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो इधर पर अपेयर हो जाता है। यहाँ पर जो हमारे पास 13 न्यूक्लियोटाइड्स का है वो यहाँ पर अपेयर हो जाता है, जो 14 का है तो वो यहाँ पर अपेयर हो जाते हैं। इसी तरीके से ट्यूब सी के सैम्पल्स भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। ठीक है। अच्छा, अब हम ट्यूब टी की बात करते हैं। इसमें 6 न्यूक्लियोटाइड के डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने, इसमें 8 न्यूक्लियोटाइड के डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने, इसमें 12 न्यूक्लियोटाइड के डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने। तो ये हमारे पास 6 न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए अपेयर हो रहा है, यहाँ पे 8 न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए अपेयर हो रहा है, यहाँ पर 12 न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए की अपेयरेंस हो जाती है। इसी तरीके से ट्यूब जी में 7 न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए बन रहा है, 11 न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है और 16 की। तो 16 यहाँ पर अपेयर हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियोटाइड्स के साथ होता है। ये 11 वाला है और ये 7 वाला है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं तो उनकी सेपरेशन हो जाती है। अब हम इसको रीड करते हैं। हम 5th पोजीशन से स्टार्ट लेंगे क्योंकि हमें पता है कि 1, 2, 3 और 4 ये हमने नॉन सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए थे। तो 5th पोजीशन पर हमारे पास किस वाले वेल्व के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वो अपेयर हो रहे हैं, कौन से वेल्व के डीएनए अपेयर हो रहे हैं। तो 5th पोजीशन पर आप देख भी सकते सबसे आगे कौन है, सबसे आगे इस ट्यूब ए के सैंपल्स मौजूद हैं। तो इट मीन कि 5th पोजीशन पर ए मौजूद है। अब हम 6th पोजीशन पर देखते हैं कि इस 5th के बाद कौन आ रहा है। तो इस 5th के बाद हमारे पास ये आ रहा है टी वाला, तो हम यहाँ पे टी लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि 7th पोजीशन पर कौन आ रहा है।
तो ये हमारे पास 7 पोजीशन पर G आ रहा है। फिर 8 पोजीशन पर हमारे पास T आ रहा है। फिर 9 पोजीशन पर हमारे पास ये C आ रहा है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से लिखते जाएंगे। फिर हमारे पास 9 के बाद 10th पोजीशन पर A आ रहा है। 11th पोजीशन पर G आ रहा है। फिर 11 के बाद 12th पोजीशन पर T आ रहा है। 13 पोजीशन पर C आ रहा है। 14 पोजीशन पर अगेन C आ रहा है। यह हम इन बेंच की लोकेशन की वजह से बता रहे हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास जो 15 पोजीशन है तो उस पर A आ रहा है। और 16 पोजीशन पर, मतलब इस वाले बैंड के बाद कौन आ रहा है, इस वाले बैंड के बाद ये वाला बैंड आ रहा है और ये 16 का है, तो ये देखिए ये G आ रहा है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये हमारे पास अब नोन हो जाते हैं। ये वो वाला अननोन सीक्वेंस था जो अब हमने नोन कर लिया है। और ये कैसे हमने नोन किया है, ये जो फ्रेगमेंट सेपरेट हुए थे तो इनकी न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन के बेस पर, इस डीएनए की पोजीशन के बेस पर हमने ये जो सीक्वेंस है तो इसको मालूम कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे पास डीएनए की सीक्वेंसिंग हो जाती है। होप सो कि आपको ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली जो बातें हैं तो ये समझ आ गई होगी। सिंपल सी बातें हैं, जहाँ पे डीएनए कड़ा है जो सबसे आगे गया है तो इट मीन कि उसके पास न्यूक्लियोटाइड्स कम है, तो जो सबसे पहले होगा तो हमें वो पता है कि वो 5 न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 4 तो हमने खुद ऐड किए थे। तो 5 पे जो मौजूद है तो उसके ट्यूब के अकॉर्डिंग हम उस जो न्यूक्लियोटाइड है तो उसका नाम लिख देते हैं। इसी तरीके से 6th पोजीशन पर जो आएगा, 7th पोजीशन पर आएगा, 8th पोजीशन पर अप टू 16, तो ये हम उसी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स को लिखते जाएंगे। अब हम इसको रीड करते हैं। एज द डीएनए सिंथेसाइज्ड, न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड ऑन टू द ग्रोइंग चेन बाय द डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर रहा था, वो न्यूक्लियोटाइड्स को उठा रहा, तो हमारे टेम्पलेट डीएनए के अकॉर्डिंग जो नया स्ट्रैंड है तो वो सिंथेसाइज कर रहा था। However, when ddNTP is incorporated into the chain in place of normal nucleotide which result into chain termination event, हमने इस पॉलीमरेज को दोनों तरह के न्यूक्लियोटाइड्स दिए हुए हैं। हमने इसको नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स भी दिए हुए हैं और इसको हमने जस्ट एक एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है। तो जब वो नॉर्मल ऐड कर रहा था तो सम टाइम उसके पास कोई एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड आ गया, मतलब उसके पास मॉडिफाइड आ गया। तो जैसे ही मॉडिफाइड लिंक होता है तो चेन टर्मिनेट हो जाती है। For example, in the tube containing ddATP, only those fragments will be produced that will terminate on A, क्योंकि उसके पास मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड A का मौजूद है, इसलिए वो हमेशा अपनी चेन को A पर टर्मिनेट करेगा। सेम मैकेनिज्म टेक प्लेस इन अदर ट्यूब्स। Once these reactions are completed, the DNA is once अगेन डीनेचर इन प्रिपरेशन फॉर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम डिफरेंट साइजेस के डीएनए बना लेते हैं तो उसके बाद उसको फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन करना होता है ताकि हमारे पास सेपरेशन हो जाए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन करने के लिए भी हम डीएनए को डीनेचर करते हैं ताकि वो सिंगल स्ट्रैंड की सूरत में आ जाए। द कंटेंट्स इन ईच ऑफ द 4 ट्यूब्स आर देन रन इन सेपरेट लाइन्स ऑन पॉलीएक्रिलामाइड जेल। यहाँ पे हम पॉलीएक्रिलामाइड का यूज़ कर रहे होते हैं जेल को बनाने के लिए इन ऑर्डर टू सेपरेट द डिफरेंट साइज्ड पेंस फ्रॉम वन अनदर। फिर हम उस जेल को एक्सपोज कर देंगे यूवी रेडिएशंस को और या एक्सरेज रेडिएशंस को। द सीक्वेंस रीड फ्रॉम द जेल इज़ कम्प्लीमेंट्री टू द एक्चुअल टेम्पलेट डीएनए। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है ये उस वाले स्ट्रैंड के कम्प्लीमेंट्री आ जाता है जिसको हमने ढूंढना था, जो हमारे पास अननोन सीक्वेंस था, तो ये उसके कम्प्लीमेंट्री आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि डीएनए सीक्वेंसिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर है तो वो हम मालूम कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रैंड लेते हैं डीएनए का जिसकी भी हम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं। हम टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं, हम प्राइमर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, हम डीएनटीपीस का यूज़ कर रहे होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप के डीएनटीपीस हम यूज़ कर रहे होते हैं और इसमें हम स्पेशल टाइप के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनको हम कह रहे हैं डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट। ये यूनिक होते हैं, ये मॉडिफाइड होते हैं इस तरीके से कि जो डीऑक्सी पेंटोज शुगर है तो एक तो उसके सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिसिंग है और इस एक हमने खुद ही से इसको बनाया हुआ है और इसको हमने 3rd पोजीशन पर भी इसका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिस कर दिया है, इसलिए डाई मतलब कि 2 डीऑक्सी है। ठीक है,
तो ये एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक होने की एबिलिटी नहीं है। तो इसलिए अगर हम कहीं पर ये ऐड कर देते हैं तो इसके आगे मज़ीद कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड हो सकता है। तो इस टॉपिक में आपने यही पॉइंट समझना है कि डाइडिऑक्सी किसको बोलते हैं, ये इसका क्या काम होता है, ये चेन को क्यों टर्मिनेट कर रहा होता है। तो हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेते हैं, इसको हम डीनेचर कर देते हैं, इसको सिंगल स्ट्रैंड की सूरत में ले आते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड चाहिए होता है। इसके थर्ड एंड को हम अपने कुछ नोन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के साथ हम लेबल कर देते हैं क्योंकि इसके कम्प्लीमेंट्री हम फिर प्राइमर डिज़ाइन करते हैं। हम 4 ट्यूब्स लेते हैं, उनको सेपरेटली हम लेबल कर देते हैं। एक को हम ट्यूब ए लेबल कर देते हैं, दूसरे को ट्यूब सी, तीसरे को ट्यूब टी और चौथे को ट्यूब जी ऐड कर देते हैं। इन सारे ट्यूब्स में हम सारी की सारी रिक्वायरमेंट सेम डालते हैं, बट इन सारी ट्यूब्स में हमने क्या डिफरेंट डाला हुआ होता है, DD-NTP। इसमें हमने DD-ATP डाला होता है, इसमें हमने DD-CTP डाला होता है, इसमें हमने DD-TTP डाला होता है, इसमें हमने DD-GTP डाला होता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के जो DNA है तो उनकी सिंथेसिस हो जाती है। इन सब के स्टार्टिंग सीक्वेंसेस सेम होते हैं बट इनके एंड सीक्वेंसेस डिफरेंट होते हैं। तो अब हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन करते हैं। तो जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डिफरेंट ट्यूब्स के सैंपल रन करते हैं तो जो सबसे पहले नज़र आने वाला DNA का बेंड होता है, तो जिस ट्यूब में हमने डाला हुआ होता है तो उसी ट्यूब का न्यूक्लियोटाइड हम नाम उसको दे देते हैं। वो लेटर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर A का बेंड सबसे पहले अपेयर हो रहा है तो इसको हम A लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट 4 हमें नोन थे, हमने 5th से स्टार्ट लेनी होती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास 5th के बाद जो है वो 6th आ रहा था, तो ये 6th हमारे पास T का आ रहा था। फिर 7th हमारे पास G का आ रहा था। फिर 8 हमारे पास अगेन T का आ रहा था। फिर 9 C का आ रहा था। फिर 10 हमारे पास A का आ रहा था। फिर 11 G का आ रहा था। 12 T का आ रहा था। 13 C का आ रहा था। 14 C का आ रहा था। 15 A का आ रहा था। 16 G का आ रहा था। तो इसी तरीके से हम अपने जेल में से इन DNA के जो फ्रेगमेंट्स की पोजीशन के बेसिस पर हम उसको उसी पर्टिकुलर ट्यूब के अकॉर्डिंग हम उसको या तो A लिख देते हैं या T लिख देते हैं या C लिख देते हैं या G लिख देते हैं। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है ये हमारे टेम्पलेट DNA के कम्प्लीमेंट्री होता है। अगर ये सीक्वेंस आ जाता है हमारे पास तो हम ओरिजिनल टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है तो वो लिख सकते हैं क्योंकि वो इसी के कम्प्लीमेंट्री होता है। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि इस प्रोसेस के दौरान में हमने जो DNA के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं तो उनको किस तरीके से सिंथेसाइज किया। तो उसमें बेसिक रोल हमारी इसी DD-NTP का था। जहाँ पर वो लिंक हो जाता है तो वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ पाता है, वो बात वहीं पर टर्मिनेट हो जाती है।